Good afternoon, students. Today we are going to discuss about the national income, and in this chapter, in first we should discuss about what is the syllabus of the national income and the macroeconomics. In 12th class, it is an important concept which is to be clear by the students. ये वह अवधारणाएं हैं जो आपके 12वीं क्लास के बोर्ड क्लासेस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करने वाले हैं, और अगर इसमें एक बार हमें अवधारणाएं समझ में आ गई तो हमें इसमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होती। समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र का अंतर आप लोग जानते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स का अध्ययन करते हैं। वहीं पे हम समष्टि अर्थशास्त्र में क्या करते हैं, इकोनॉमी की एज ए होल यूनिट के रूप में स्टडी करते हैं, और इस स्टडी में हम ये देखते हैं कि किस तरह से समग्र चरों को एक साथ लेकर इसका निष्कर्ष निकाला जाता है। 12th क्लास में पहला चैप्टर राष्ट्रीय आय है, और राष्ट्रीय आय में मुख्य रूप से दो चीजें आपको पढ़नी है। एक राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और दूसरा है संबंधित अवधारणा कि राष्ट्रीय आय का कॉन्सेप्ट कहाँ से डेवलप होता है और किस तरह से इससे विभिन्न अवधारणाओं को जोड़कर उसके न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं इसका राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लो। चक्रीय प्रवाह में यह देखा जाता है कि किस तरह से एक व्यक्ति से ली गई आय दूसरे व्यक्ति के व्यय के रूप में और तीसरे व्यक्ति के लिए उत्पादन के विभिन्न रूपों के रूप में आगे तक पहुंच जाती है। हमारे यहाँ पे इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। पहले हम देखते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी में किस तरह से राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह होता है। यह आपका सर्कुलर फ्लो हो गया। इसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट होगा द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। इस द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था या टू सेक्टर इकोनॉमी में यह मान लिया जाता है कि अर्थशास्त्र में केवल दो ही सेक्टर हैं। एक आपको हो गया फर्म, जिसको हम उत्पादक मानेंगे, और दूसरा हो गया आपके फैमिली, जो कि परिवार है। उत्पादक और परिवार के बीच में या उपभोक्ता और उत्पादक के बीच में किस तरह से राष्ट्रीय आय के विभिन्न जो फ्लो चलता रहता है, किस तरह से चक्रीय प्रवाह चलता है, इसका हम अध्ययन करेंगे। और इसके लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि उत्पादन के जो चार साधन हैं, इन चारों साधनों के रूप में हम किस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पे हमारा फ्लो हो जाता है। आप जानते हैं कि अर्थशास्त्र में उत्पादन के चार साधन माने जाते हैं: भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम। वेरी गुड। तो इन चारों साधनों का जो मालिक माना जाता है, ये माना जाता है, कौन माना जाएगा? परिवार। वेरी गुड। परिवार हो गया इसका साधन का मालिक। तो परिवार में मान लिया जाता है कि उत्पादन के जितने भी साधन हैं, कौन कौन से? भूमि, दैट इज लैंड, श्रम, दैट इज लेबर, तीसरा हो गया आपका पूंजी, दैट इज कैपिटल, और चौथा हो गया आपका क्या हुआ? उद्यम। वेरी गुड। उद्यम, उत्पादक, एंटरप्रेन्योरशिप। तो इन चारों साधनों के जो मालिक है, मान लिया जाता है कि उत्पादन के साधनों का जो मालिक है, उत्पादन के चारों साधनों का मालिक कौन रहेगा? परिवार, फैमिली को मान लिया जाता है। ये परिवार या उत्पादन के साधनों का जो मालिक है, ये उत्पादन के साधनों का स्वामित्व रखता है। और उत्पादन अर्थशास्त्र में जो भी उत्पादन संपादित किया जाएगा वो किसके माध्यम से किया जाएगा? इन चारों के माध्यम से किया जाएगा। आपने पहले पढ़ रखा है कि तीनों साधन कौन से हैं? इनएक्टिव रिसोर्सेज माने जाते हैं, निष्क्रिय संसाधन माने जाते हैं। भूमि का तात्पर्य क्या होगा? भूमि का तात्पर्य होगा केवल जमीन से नहीं है। भूमि का तात्पर्य है कि जो भी हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो सारे के सारे भूमि के अंतर्गत आ जाएंगे। दूसरा हमारे पास श्रम है। श्रम में हम क्या करते हैं? दो तरह से इसको क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। एक हो गया आपके शारीरिक श्रम, वेरी गुड, और दूसरा कौन सा हो गया? मानसिक श्रम। तो शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम दोनों मिला के आपके क्या कहलाते हैं? श्रम के अंतर्गत आ जाएंगे। व्हाइट कलर और ब्लू कलर लेबर इसके अंतर्गत आता है। तीसरा संसाधन आपने जो माना जाता है पूंजी, कैपिटल। भौतिक पूंजी, मानव पूंजी के रूप में अलग अलग पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ पे हम पूंजी का मतलब यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो होगी मौद्रिक पूंजी और दूसरी भौतिक पूंजी। वेरी गुड। जैसे आपके पास ये डस्टर है, ये डस्टर कौन सा है? ये भौतिक पूंजी है। इसको अगर हम बेच देंगे तो क्या हो जाएगा?
मुद्रा मिल जाएगी, आपको पैसा मिल जाएगा, उस देश की करेंसी मिल जाएगी, वो आपकी क्या हो जाएगी, मौद्रिक पूंजी हो जाएगी। तो ये पूंजी हो गई। और इन तीनों संसाधनों को एक्टिवेट करने का जो काम करता है वो कौन कर रहा है, उद्यमी। वेरी गुड, साहसी। तो ये तीनों संसाधन आपके निष्क्रिय होंगे, इनएक्टिव होंगे। और ये चौथा साधन कौन सा हो गया, सक्रिय संसाधन हो गया, ये एक्टिव रिसोर्सेज हो गया। तो इन तीनों संसाधनों का यूटिलाइजेशन करके उद्यमी क्या करता है, उत्पादन शुरू कर देता है। लेकिन इनका मालिक कौन माना जाएगा, परिवार को माना जाएगा। अब जब टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं, द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो ऐसा मान लिया जाता है कि सरकार का हस्तक्षेप नहीं है। लेजेस फेयर पॉलिसी पढ़ी होगी आपने, अहस्तक्षेप की नीति। ये मान लिया जाता है कि सरकार उत्पादन प्रक्रिया में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगी। हस्तक्षेप की नीति, इंग्लिश या फ्रेंच वर्ड आ जाता है लेजेस फेरे, जो कई बार आपके एक नंबर में पूछ लिया जाता है। लेजेस फेरे पॉलिसी में देयर इज नो इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट इन द प्रोटेक्शन एक्टिविटीज। सरकार का दायित्व क्या रहेगा, केवल सुरक्षा करवाना, सुरक्षा और सुरक्षा उपलब्ध करवाना। सरकार ये देखेगी कि लोगों का वेलफेयर बना रहे, लोगों को जो उत्पादन कर रहे हैं उसका रिटर्न उन्हीं को मिले और किसी को ना मिले। तो यहाँ पे हस्तक्षेप की नीति ये कहती है कि सरकार उत्पादन प्रक्रिया में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो ये हस्तक्षेप की नीति होगी पहली पॉलिसी। दूसरा हो गया इसमें हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की, द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में सक्रिय प्रवाह किसका, राष्ट्रीय आय का। ऐसी स्थिति में हस्तक्षेप की नीति होगी। केवल दो क्षेत्र माने जाते हैं अर्थव्यवस्था में। कितने क्षेत्र हैं इस समय, केवल दो क्षेत्र होंगे। एक हो गया परिवार और दूसरा हो गया फर्म उत्पादक। इसको हम मान लेते हैं उपभोक्ता, इसको मान लेंगे उत्पादक। फिर तीसरी इसमें है कि सरकार के साथ साथ बाहरी हस्तक्षेप भी नहीं है, बंद अर्थव्यवस्था है। हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है, क्लोज्ड इकोनॉमी है, बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे, वेरी गुड। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब है एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका शेष विश्व से किसी भी तरह का लेन देन संपादित नहीं हो रहा है। जो भी उत्पादन हो रहा है, उपभोग हो रहा है, केवल अपनी घरेलू सीमा में होगा। हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या है, जीरो है ही नहीं है। हमारा कोई किसी तरह का लेन देन नहीं है। एक ओल्ड कॉन्सेप्ट माना जाता था जिसमें केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपनी अर्थव्यवस्था के माध्यम से कर दी जाती है। तो क्या हो गया, बंद अर्थव्यवस्था। इसमें एक कॉन्सेप्ट आपका जो नेक्स्ट है वो ये है कि अभी हमारा द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में भी दोनों तरह के प्रभाव होंगे। एक होगा मौद्रिक प्रभाव, एक होगा आपके वस्तु विनिमय बार्टर सिस्टम वाला। तो इसमें क्या होगा कि आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो मौद्रिक प्रभाव, मुद्रा का अभाव मान लिया जाता है, विकास नहीं हुआ ऐसा मान लिया जाता है कि अर्थव्यवस्था में देयर इज नो करेंसी इंटरसेक्शन, या जो चेंजेस होते हैं, जो भी लेन देन होते हैं वो सारे किसके माध्यम में होते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली है। तो इसका आप दूसरे रूप में कह सकते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। कौन बताएगा, वेरी गुड। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब वह व्यवस्था, बार्टर सिस्टम, जिसमें किसी भी तरह से जो भी लेन देन किया जाएगा वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान किया जाएगा। तो यह आपकी वस्तु विनिमय प्रणाली या मुद्रा का अभाव होगा। ऐसी स्थिति में जब हम अब इसका अगर हम देखते हैं कि किस तरह से अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रभाव होता है, तो इसके लिए हम इसको थोड़ा सा ग्राफिकली देखते हैं। एक तरफ आपके हो गया परिवार और दूसरी तरफ हो गया आपके फर्म। दिस इज फैमिली एंड दिस इज फर्म। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे अगर हम इसका चक्रीय प्रभाव देखेंगे, सर्कुलर फ्लो, जैसे आपके नाइट्रोजन चक्र होता है, जैसे आपके जल चक्र होता है, वैसे यहाँ पे क्या होगा, राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रभाव होगा। यहाँ से जो उत्पादन के साधन होंगे वो आपके उत्पादन के साधनों को, इसको हम थोड़ा सा और तरीके से लिख सकते हैं, उत्पादन के साधन परिवार के द्वारा किसको दे दिए जाएंगे, फर्म को। वेरी गुड। इसमें आप ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हो भूमि समुद्री श्रम, ये आपके कहाँ पे चले जाएंगे, फर्म के पास चले जाएंगे। फर्म क्या करेगी, इनसे
वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करेगी और ये वस्तुएं सेवाओं का निर्माण होने के बाद ये वापस किसके पास आ जाएंगे, वस्तुएं और सेवाएं, वेरी गुड, गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे आ जाएगी। ऐसी स्थिति में फर्म के द्वारा जो भी उत्पादित वस्तु और सेवा होंगी ये वापस परिवार के पास आ जाएगी। परिवार फिर अपने उत्पादन के साधन, भूमि, पूंजी, श्रम इनको दे देगा और वापस फिर ये इनके पास आ जाएगी। यहाँ भी ये मान लिया जाता है कि मुद्रा का विकास ना होने की वजह से सेविंग्स नहीं होती। जो भी प्रोडक्शन होता है, जो एक्चुअली में उसी समय उसको क्या कर दिया जाता है, कंज्यूम कर लिया जाता है। इकोनॉमी में किसी भी प्रकार की सेविंग्स नहीं है। समझ में आ गया, वेरी गुड। लेकिन अब जैसे जैसे धीरे धीरे अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रा का विकास हो जाता है तो इसका दूसरा कॉन्सेप्ट जो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, ये जो प्रवाह है वास्तविक प्रवाह था, रियल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम था। अगर इसको हम नॉमिनल अगर मान लेते हैं, मुद्रा के रूप में अगर इसका विकास कर लिया जाता है तो हमारी एक जो कॉन्सेप्ट थी, मान्यता थी, वो चेंज हो जाएगी। और मान्यता क्या थी, मुद्रा का विकास अब हो गया है। मुद्रा का विकास होने से अर्थव्यवस्था में कई चेंजेस आ जाते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, जो अभी तक हमारा कंजप्शन था उसको उसी समय करना होता था, लेकिन अगर हम किसी वस्तु को बेचते हैं और अगर हमारे पास कंजप्शन से एक्स्ट्रा अगर बच जाता है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं। तो अब हमारा जो ये सर्कुलर फ्लो होगा ये थोड़ा सा परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पे परिवार है, इधर कौन है, फर्म, वेरी गुड। इस परिवार और फर्म में से हमने क्या करना है, अभी तक हमारा फ्लो इधर से इधर जा रहा था, अब ये फ्लो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अभी जो हम उत्पादन, परिवार के साधन, जो अपने उत्पादन के साधन इसको दे रहे थे, फर्म को दे रहे थे डायरेक्ट, लेकिन अब फर्म क्या करेगी, उत्पादन के साधनों के बदले प्रतिफल दे देगा, रिटर्न्स दे देगा। तो उसको हम बोलेंगे साधन प्रतिफल। और जैसे ही साधन प्रतिफल इधर आएगा, अब परिवार को क्या मिल रहा था, वस्तुएं और सेवाएं मिल रही थी। अब वस्तुएं और सेवाओं के बदले हम क्या करेंगे, इनको वस्तुओं और सेवाओं के बदले भुगतान करेंगे। वस्तुएं सेवाओं के बदले भुगतान। We have to pay back what we have consumed, we have taken from the farm। अब हम उसको क्या कर देंगे, परिवार को वापस, परिवार को चुकाना पड़ेगा। परिवार के पास साधन प्रतिफल मिल रहा है, साधन प्रतिफल आप जानते हो, भूमि के बदले क्या मिल जाएगा, लगान, वेरी गुड। पूंजी के बदले क्या मिलेगा, ब्याज। श्रम के बदले मजदूरी। और इन तीनों को इकट्ठा कर रहा है कौन, उद्यमी। उद्यमी को आपको क्या देना पड़ेगा, वेरी गुड, उद्यमी को मिल जाएगा आपके लाभ। ये चारों के चारों जो साधन हैं, इन चारों साधनों का जो प्रतिफल है वो फर्म के द्वारा परिवार को लौटा दिया जाएगा। और परिवार क्या करेगा, जो भी उनके पास इनकम होगी इनके बदले में उसको जो वस्तुएं सेवाएं उसने खरीदी हैं उसके बदले उसको फर्म को भुगतान कर दिया जाएगा। अब जैसे ही मुद्रा का विकास हो जाता है, अब हम मुद्रा की विशेषताएं जो 10th क्लास आपने पढ़ी थी कि मुद्रा क्या है, इसको हम स्टोर कर सकते हैं, उसको हम लंबे समय तक रख सकते हैं। तो यहाँ एक नया सब सेक्टर विकसित हो जाता है और ये सब सेक्टर है वित्तीय क्षेत्र, फाइनेंशियल सेक्टर है। अब ये वित्तीय क्षेत्र क्या करता है, एक तरह से बिचौलिए का काम करता है। वित्तीय क्षेत्र का विकास हो गया, हालांकि मेन सेक्टर नहीं है, इकोनॉमी अभी भी 2 सेक्टर में ही है, अभी भी हमारे पास फैमिली और फर्म है, लेकिन ये सब सेक्टर जो वित्तीय क्षेत्र है इसके माध्यम से हमारे पास एक नया सेक्टर शुरू हो जाएगा। अभी हमारी जो परिवार की बचतें हैं वो किसको दे दी जाती है, वित्तीय क्षेत्र को दे दी जाएगी। और वित्तीय क्षेत्र इनको क्या करेगा, फर्म को, वेरी गुड, लोन दे देगा, ऋण दे देगा। और ऋण के बदले क्या लेगा, ब्याज। और ये ब्याज किसको दे दिया जाएगा वापस, उधार दिया ना बचतों के बदले, तो यहाँ पे इनको वापस क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। तो इस तरह से हमारा द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का ये एक कॉन्सेप्ट है जो राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह को दर्शाता है। अब अगर मान लो समझ में आ गया सबको, वेरी गुड, कोई डाउट, अच्छा। अब अगर मान लो हम इसको राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह को थोड़ा सा और चेंज करके देखें, क्योंकि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है लोगों का उसमें अपना योगदान बढ़ता जाता है। और अब सरकार जो, क्योंकि इंस की जो थ्योरी थी उसमें कि सरकार का हस्तक्षेप जरूरी है,
ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह हो जाएगा त्रिक्षेत्रीय। त्रिक्षेत्रीय प्रवाह। और इसमें हम क्या करेंगे, परिवार के साथ, फर्म के साथ सरकार का हस्तक्षेप और शुरू कर देंगे। सरकार क्या करती है इस समय, क्या कर रही है सरकार, टैक्स लेती है, वेरी गुड। और राशन की दुकानों पे क्या देती है, हमें सब्सिडी देती है, सिलेंडर की सब्सिडी देती है। तो ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा अपना हस्तक्षेप दोनों क्षेत्रों में किया जाएगा। पुराने वाला फ्लो ऐसे कैसे रहेगा, परिवार फैमिली क्या कर रही है, अपने फर्म के उत्पादन के क्षेत्र के लिए अपने साधन दे देती हैं और फर्म उसका बना के क्या दे रहा है, क्या बताया था, साधन प्रतिफल। किसके रूप में, लगान और ब्याज, श्रम के बदले क्या मिला था, मजदूरी और चौथा आपकी उद्यम। तो इन चारों में चारों नजर आ गए। तो इनके बदले इन्होंने क्या दिया था, वस्तुओं और सेवाओं के बदले भुगतान। वेरी गुड। अगर हम उसी को मान लें तो ये बीच में क्या रहेगा आपका, कौन सा क्षेत्र था, वित्तीय क्षेत्र। वित्तीय क्षेत्र में आपके क्या होगा, इधर से बचने जाएंगे, बचते किसमें चले जाएंगे, ऋण में चले जाएंगे। ये क्या देगा, ब्याज देगा, इंटरेस्ट देगा और इंटरेस्ट वापस कहां चला जाएगा, फैमिली के पास ब्याज। अब अगर हम सरकार का हस्तक्षेप इसमें शुरू कर देते हैं तो यहाँ पे अब एक आपका नया कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा और ये हो जाएगा गवर्नमेंट, सरकार। क्योंकि तीन क्षेत्र हैं, परिवार, फर्म और सरकार। अब सरकार का परिवार के साथ ट्रांसैक्शन टू साइडेड होगा, दोनों तरफ से होगा। फर्म परिवार क्या करेंगे, सरकार को क्या देंगे, टैक्स देंगे। कौन सा टैक्स देंगे, कौन सा टैक्स दे रहे हैं, अप्रत्यक्ष कर नहीं, प्रत्यक्ष कर होंगे जिन करों को टाला नहीं जा सकता, जिस पे लगाए जाएंगे उसी को भुगतान करेगा। अगर मेरे पे इनकम टैक्स लगा है तो इनकम टैक्स का भुगतान मेरे को करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में सरकार को परिवारों के द्वारा जो दिए जाएंगे वो प्रत्यक्ष कर सरकार के पास चले जाएंगे। सरकार बदले में क्या देगी, हमें कई बार छात्रवृत्ति दे देती है, कई बार वृद्धावस्था पेंशन देते हैं, तो इसको बोलते हैं हस्तांतरण भुगतान, ट्रांसफर पेमेंट। वे भुगतान जिनके बदले किसी भी तरह का कोई उत्पादक कार्य नहीं किया जाता। क्योंकि सरकार यहाँ पे वेलफेयर एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है, इसलिए सरकार के द्वारा हस्तांतरण भुगतान किसको दे दिए जाएंगे, परिवार को, छात्रवृत्ति के रूप में, वृद्धावस्था पेंशन के रूप में, अन्य रूप में। अब यहाँ पे दूसरा जो सेक्टर है वो है आपका फर्म। फर्म क्या करेंगे यहाँ पे, किस तरह से इनका संसाधन होगा, उत्पादक कार्य के बीच में होता होगा ना, सोचो जरा। वेरी गुड। तो फर्म क्या करती है, सरकार को कर देती है। कौन से कर, जो हमसे वसूल कर लेती है, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्सेस। जैसे जीएसटी है, लगेगा किसमें, किस पर लगेगा, गवर्नमेंट द्वारा कंपनी पे लगाया जाता है। लेकिन कंपनी क्या करती है, उसको एमआरपी में कर लेती है। आपने देखा होगा कई बार सामान खरीदा होगा, उसमें लिखा होता है इंक्लूसिव एमआरपी, इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। ऐसी स्थिति में प्रत्यक्ष कर होंगे, ये सरकार को दिए जाएंगे फर्म के द्वारा। और सरकार क्या करती है यहाँ पे, कई बार सरकार फर्म को सब्सिडी दे देती है, आर्थिक सहायता जिसको हम बोल सकते हैं। तो इस तरह से अब यहाँ पे दो जो चल रहा था, परिवार का और सरकार का, परिवार का और सरकार का आमदन हो गया, दोनों एक इनपुट आउटपुट हो गए। फर्म का भी क्या हो गया, सरकार को, और सरकार से फर्म को, दोनों तरफ हो गया। तो इस तरह से त्रिक्षेत्रीय इकोनॉमी, हालांकि यहाँ वित्तीय क्षेत्र भी हस्तक्षेप कर सकता है। सरकार कई बार यहाँ से उधार ले लेती है और उसको ब्याज दे देती है, लेकिन हम केवल उसको समझने के लिए केवल इतना ही रखेंगे, परिवार, फर्म, सरकार। समझ में आ गया। इसके बाद में चलो, हाँ वेरी गुड, आप बताओ। अब अगर मैं बस में एक और क्षेत्र जोड़ देती तो, हालांकि इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी उसको समझ लेते हैं। चतुर्थ
क्षेत्र या चतुर क्षेत्र मान लीजिए आप, चतुर क्षेत्र इकोनॉमी अर्थव्यवस्था। अब इसमें हमारी जो मान्यता थी, हमारी पहली मान्यता थी, शुरू में हमने देखा था कि सरकार का हस्तक्षेप नहीं था, हमने सरकारी हस्तक्षेप मान लिया था। उससे पहले हमने देखा था मुद्रा का विकास नहीं होता, मुद्रा का विकास भी हो गया। अब हमारा जो लास्ट कॉन्सेप्ट था कि अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था थी, अब अर्थव्यवस्था कैसी है, खुली अर्थव्यवस्था है। और जैसे अर्थव्यवस्था खुली होती है, हमारे पास चौथा क्षेत्र कहा जाता है, और ये क्षेत्र है शेष विश्व। क्षेत्र के शेष विश्व के लिए हम क्या करेंगे, परिवार को शेष विश्व का रिलेशन देखेंगे, फर्म और शेष विश्व का देखेंगे, सरकार और शेष विश्व का देखेंगे। तो इन क्षेत्र आपस में एक दूसरे से किस तरह से, हमें ये देखना है कि राष्ट्रीय आय जितनी चलेगी वापस वहीं की वहीं पहुंच जाए। इसमें दो कॉन्सेप्ट और आप क्या जानते हैं, कई बार जो बीच में आपसे भूल गए हैं, क्षरण लीकेज और भरण इंजेक्शन, इन दोनों को हमने मान लिया जाता है कि ना तो अर्थव्यवस्था में क्षरण है ना भरण है। मतलब अगर हम यहाँ से 100 रुपये अगर इश्यू कर रहे हैं, 100 रुपीज इश्यू कर रहे हैं, तो घूम फिर के वो पूरा का पूरा सर्कुलर फ्लो वापस यहाँ कितने का हो जाएगा, 100 का होगा। मतलब किसी भी तरह का लीकेज नहीं है। और अगर मान लो 100 रुपये से 90 रुपये रह जाते हैं तो लीकेज है, 10 रुपये कहीं के द्वारा रोक ली जाएगी। जैसे अगर मान लो हम कहते हैं कि अगर मान लो आपका जो टैक्सेशन सिस्टम हो क्या है, एक तरह से क्षरण के रूप में मान लिया जाता है। इसी तरह जो बचते हैं भरण, भरण का मतलब भर देना। अगर आपने यहाँ से 100 रुपये जारी किए लेकिन लास्ट में पहुंचते पहुंचते कितने हो गए, हो 110 रुपये हो गए, तो ऐसी स्थिति में यह हो गया भरण, इंजेक्ट कर देना। तो हमें मान लिया जाता है, हम सोच लेंगे, हमारी मान्यता है कि चाहे वो द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था हो, चाहे चतुर्क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था हो, चाहे त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था हो, ना तो लीकेज है ना इस तरह का इंजेक्शन है। ऐसी स्थिति में अब हमारा जो परिवार के साथ शेष विश्व का जो रिलेशनशिप होगा कैसे होगा, परिवार अपना देगा साधन, और साधन के बदले क्या मिल जाएगा, साधन प्रतिफल। वेरी गुड, ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ना वो यहाँ पे आ जाएगा। परिवार, कई बार हम विदेशों में जाकर काम करते हैं, हम कई बार अपने पैसा उधार दे देते हैं, कई बार हम अपनी टेक्नोलॉजी दे देते हैं। ऐसी स्थिति में जो भी हम देंगे शेष विश्व उसके बदले हमें साधन प्रतिफल देगा। और परिवार क्या करेगा, ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, वस्तुओं और सेवाओं का भुगतान। दोनों को मान लो इसको। अगर आप घूमने जाते हैं, बाहर कहीं जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो भी पेमेंट आप करते हैं वो शेष विश्व को कर दे। समझ में आ गया? अच्छा, फर्म और इसका क्या होगा, फर्म और शेष विश्व के बीच में कैसे संबंध बनाया गया, फर्म शेष विश्व को निर्यात करती है, ठीक है। तो शेष विश्व से अगर मान लो फर्म की तरफ जुड़ेंगे तो हम बोलेंगे यहाँ पे निर्यातों की प्राप्ति। और सरकार उत्पादक जो होगा, कई बार अगर इनसे बाहर के विश्व से हम मशीनरी मंगाते हैं और कोई कच्चा माल मंगाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, आयातों का भुगतान करना पड़ेगा, पेमेंट्स फॉर इंपोर्ट्स। तो ये दोनों के बीच में निर्यात करेंगे तो फर्म को प्राप्ति हो जाएगी, और अगर आयात करते हैं तो उसको भुगतान करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में शेष विश्व और फर्म का रिलेशनशिप हो गया। ऐसे ही सरकार का और आप शेष विश्व का संबंध स्थापित कर सकते हैं। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो रहा है लेकिन उसको आप आसानी से समझ सकते हैं, एक एक करके देखेंगे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सरकार क्या करेगी, आर्थिक सहायता, एक पक्षीय जो भुगतान होते हैं हस्तांतरण, उसको आप लिख सकते हैं हस्तांतरण भुगतान, आर्थिक सहायता। और ये शेष विश्व से भी कई बार हमें मिल जाते हैं, वही कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम अपने से जो विकसित देश हैं वहां से हम प्राप्त कर लेते हैं, तो शेष विश्व से प्राप्त हो जाएगा। और हमारे से जो थोड़ा सा अविकसित देश है, कमजोर देश है, हम उनको दे देते हैं। तो इस तरह से आपके सरकार का शेष विश्व का, सरकार का परिवार का, सरकार का फर्म का शेष विश्व का, इस सारे के सारे इंटरलेशन आपको समझ में आ जाने चाहिए। इनको आराम से आप थोड़े से ब्लॉक में बना के देखेंगे, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रभाव हो गया। समझ में आ गया इतना? चलो वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जब हम बात करेंगे तो हम करेंगे आपके राष्ट्रीय आय से संबंधित अवधारणाओं की। तो इसको आगे आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा।